2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार और हिंदुत्व को बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन स्थानीय जो नेता थे, टिकट वितरण था, उसमें चूक हो गई। येदियुरप्पा की प्लेसमेंट में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई, जिसके चलते लिंगायत समाज थोड़ा छिटका नजर आया। मुद्दा था कि हिंदुत्व इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हो गया कि जो माइनॉरिटी था, मुस्लिम थे, वो एकजुट हो गए, वोट पोलराइज हो गए और भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज कम हुआ। कांग्रेस सत्ता में आ गई और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। एक तरफ बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता लाभार्थियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं पीएम मोदी गारंटी का नारा लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। तो संगठनात्मक तौर पर भी बीजेपी खुद को और मजबूत कर रही है। जनता परेशानियों से त्रस्त है और कांग्रेस लूट में व्यस्त है। साथियों, एक बार कोयले से कालिख दूर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस से करप्शन दूर नहीं हो सकता। इन परिवारवादियों के लिए करप्शन ही ऑक्सीजन है। बिना भ्रष्टाचार के ये लोग सियासत में सांस भी नहीं ले सकते। वहीं इस बार के चुनाव में भी हिंदुत्व एक अहम मुद्दा होगा। हाल ही में कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने मंदिर के चढ़ावे पर 10% टैक्स को लेकर नियम बनाया है। इसे लेकर बीजेपी कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार पर हमलावर है। वहीं कर्नाटक में इस बार बीजेपी और जेडीएस एक साथ मैदान में है। बीजेपी और जेडीएस के साथ आने से कर्नाटक का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है। कर्नाटक में आबादी के लिहाज से 17% वोट बैंक लिंगायत समाज का है और बीएस येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री लिंगायत समाज से आते हैं। वहीं अगर लिंगायत के बाद समझें तो 15% वोट बैंक वोकालिगा का है। वोकालिगा जेडीएस का वोट बैंक है और जेडीएस के प्रमुख एचडी देवेगौड़ा वोकालिगा है। और अब दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी एनडीए गठबंधन में एक दूसरे के साथ हैं। ये बड़ा सवाल है जो आने वाला वक्त बताएगा कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी क्या एक दूसरे को अपना वोट बैंक ट्रांसफर कर पाएंगी। लेकिन दोनों गठबंधन, एनडीए गठबंधन में 32% वोट बैंक यानी 32% आबादी का वोट बैंक एकजुट कर लिया है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने वोट बैंक ट्रांसफर की बात अगर छोड़ भी दें तो भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक समीकरणों से, क्षेत्रीय समीकरणों से और राजनीतिक समीकरणों से अपनी जमीन को मजबूत कर लिया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि कर्नाटक में अकेले दम बहुमत की सरकार चलाने वाली बीजेपी को लोकसभा चुनाव से पहले जेडीएस की बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ गई। इसकी जड़ें 2023 के कर्नाटक चुनाव नतीजों में है। 2023 के कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को 36.3% वोट शेयर के साथ 66 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस को 43.2% वोट के साथ 135 सीटें। जेडीएस को 19 सीटें ही मिली, लेकिन पार्टी 13.4% वोट पाने में सफल रही थी। वोट शेयर के लिहाज से कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंतर करीब 7% का था। दूसरा पहलू यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 51.7% वोट शेयर के साथ 28 में से 25 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 32.1% वोट के बावजूद एक ही सीट से संतोष करना पड़ा था। जेडीएस को 9.7% वोट के साथ एक सीट पर जीत मिली थी। इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर साबित होगा। ये अलग बात है कि 2023 में ही फ्रीबीज और घोषणाओं की बदौलत कांग्रेस की सरकार तो बन गई, लेकिन अब उन ऐलानों को लेकर ही जनता के एक वर्ग में नाराजगी देखी जा रही है।
पॉलिटिकल कॉरिडोर आपको जमीनी हकीकत बताने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। कर्नाटक पहुंचा, बेंगलुरु गया, अलग अलग जगह गया, बेंगलुरु के साथ साथ बेलगांव भी पहुंचा। अब आपको जमीनी हकीकत से रूबरू करवाते हैं। चुनाव बहुत ज्यादा जबरदस्त है। भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक से उम्मीदें हैं, तो वहीं कांग्रेस को भी, क्योंकि उनकी विधानसभा में सरकार है तो उम्मीदें उनको भी हैं। लेकिन जब हम जनता के पास गए तो जनता का मानना था कि गारंटी दी तो सही कांग्रेस ने, लेकिन पूरी नहीं की। मुफ्त 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 की बात की। चुनाव के दौरान जब मैनिफेस्टो आया उस समय कई वादे किए गए, लेकिन वो पूरी तरीके से धरातल पर नहीं उतरे। कई लोगों का यह मानना था कि सरकार के पास जो फंड्स हैं उसकी कमी है। जो बसें दी गई और तमाम तरीके की बात की वो पूरी नहीं हुई। यहां तक कि जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो एक महिला का कहना था कि हमें मुफ्त नहीं चाहिए, लेकिन सरकार विकास का काम करे। वहीं जब हम गांव में पहुंचे, जब हम किष्किंधा पहुंचे, जब हम अलग अलग जगह गांव से होते हुए निकले, तो गांव के दिल में अभी भी कांग्रेस बसती है। ऐसे में कर्नाटक का चुनाव दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्नाटक दक्षिण का द्वार माना जाता है। भारत की आधुनिक राजनीति में अगर किसी करिश्माई नेतृत्व का जिक्र आए तो वो अभिनेता से नेता बने जगन मोहन रेड्डी का है। टीडीपी की स्थापना के महज 9 महीने में जगन मोहन रेड्डी पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। दरअसल आंध्रा आंदोलन की धरती कहा जाता है। जल आंदोलन हो या फिर तेलंगाना आंदोलन हो या फिर किसान आंदोलन, और इसी आंदोलनों की सीढ़ी पर चढ़कर आज जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मौजूद हैं। कहते हैं सियासत में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही कोई स्थायी दुश्मन। आंध्र की बदलती राजनीति इस बात का सबूत है। जो चंद्रबाबू नायडू जिस बीजेपी और पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसते थे, वो आज उन्हीं पीएम मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। और राजनीतिक अदावत को दोस्ती में बदलने का क्रेडिट जाता है साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण को।